तो हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि जेकेएसएसबी में और भी जो मेडिकल एग्जाम्स होते हैं नर्सिंग के उसके रिकॉर्डिंग थे। उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स को हमने डिस्कस किया है। तो आज हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है एमसीक्यू सीरीज का। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज टारगेटेड मेनली फॉर। जैसे कि विटामिन ए सप्लीमेंटेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, इसमें हम किसको टारगेट करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। हम प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं, एल्डरली को देते हैं, चिल्ड्रन को देते हैं या एडोलेसेंट को देते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। हम विटामिन ए सप्लीमेंटेशन पहले दी जाती है, किस लिए दी जाती है? वो कि ब्लाइंडनेस को कम करने के लिए। ठीक है, ब्लाइंडनेस को कम करने के लिए। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अब हम बाकी चीजें एक्सप्लेन करेंगे इसमें। आंसर इसमें क्या है देख लीजिए ध्यान से। आंसर इसका है प्रिवेंट विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड नाइट ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस में नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। अगर विटामिन ए जो है वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं दिया जाए तो उसमें नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाता है? चिल्ड्रन। ठीक है, अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि आपको पता है एक एमसीक्यू जब हम सॉल्व करते हैं उसके रिलेटेड आजू बाजू के जो जो एस्पेक्ट्स आएंगे वो साथ के साथ हम इसमें डिस्कस करते जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं किस एज ग्रुप को। यहाँ पे तो चिल्ड्रन हमको पता है, बट कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि किस एज ग्रुप में दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे विटामिन ए सप्लीमेंटेशन के ऊपर क्या क्या आएगा। तो चिल्ड्रन की एज कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो साथ में आप नोट भी कर सकते हो चिल्ड्रन। अगर हमसे एज पूछेगा तो एज 9 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, 9 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक के चिल्ड्रन को हमको देना है। क्या करता है नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा? नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा ये प्रिवेंट करेगा किसको? प्रिवेंट विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करेगा और साथ में क्या करेगा? एंड न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, यहां से भी देखो ये कीवर्ड्स हैं आपके एग्जाम में। कीवर्ड्स, अगर आपको कीवर्ड्स पकड़ में आ गए तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करेगा विटामिन ए, साथ में प्रिवेंट करता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन ए कम हो गया तो क्या होगा? इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होगी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होगी। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन और कहां से बन सकता है? विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है डोजेज के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट डोज कब दी जाएगी? तो ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट डोज दी जाती है 9 मंथ पे। ठीक है, किसके साथ देंगे ये भी पूछा जा सकता है, विद मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स की वैक्सीन जब देंगे, मीजल की वैक्सीन के साथ में ही हम विटामिन ए का इसको डोज भी दे देंगे। ठीक है, कब देंगे फर्स्ट डोज? तो 9 मंथ पे। कब देंगे? 9 मंथ पूछा जाएगा। किसके साथ देंगे? मीजल्स के साथ देंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट। अब नेक्स्ट चीज और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो क्या है, टोटल कितनी डोजेज देंगे? टोटल डोजेज में हम टोटल इसको देंगे 9 डोजेज। ठीक है, टोटल कितनी डोज देते हैं? 9 डोज। टोटल 9 डोजेज देंगे। कब तक देंगे? गिवन अप टू 5 ईयर्स। ठीक है, और ये किसके अंडर आ रहा है? ये सारा सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम ये आता है एनएचएम के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो किसके अंदर आ रहा है? नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। तो क्या क्या चीजें हमने समझी? एक क्वेश्चन था चिल्ड्रन की एज क्या होगी? 9 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक। प्रिवेंट करता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी को, साथ में न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस नहीं होने देगा। फर्स्ट डोज कब देंगे? 9 मंथ पे देंगे, मीजल्स की वैक्सीन के साथ। टोटल जो है कितनी डोजेज देंगे? तो 9 डोजेज देंगे। 5 साल तक देनी है। किसके अंडर आता है? एनएचएम के अंडर आता है। तो एक क्वेश्चन था, उस एक क्वेश्चन के अंदर जो जो एस्पेक्ट्स थे वो हमने सारे देख लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रोग्राम से एक क्वेश्चन है। आरबीएस के प्रोग्राम जो है, देखो बहुत सारे प्रोग्राम हमने देख लिए। ठीक है, जेकेएसएस हमने देख लिया, जेएसएस के देख लिया, जेवाईएस देख लिया। तो बहुत सारे प्रोग्राम मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। तो जिसने पहली वीडियो नहीं देखी, ये वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप इसका पहला पार्ट भी देख लीजिए। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आरबीएस के प्रोग्राम कवर्स चिल्ड्रन ऑफ एज। अब ये बता रहा है कि आरबीएस के एक प्रोग्राम है। आपको पता है ये प्रोग्राम किसके रिलेटेड है? क्वेश्चन में पता चल रहा है चिल्ड्रंस के रिलेटेड है। अब उन चिल्ड्रंस की एज क्या है? देखो यहाँ पे अब एज पे क्वेश्चन आ गया। पीछे जब ये क्वेश्चन, इसने पीछे एक क्वेश्चन पूछा था विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन किसको टारगेट करते हैं? तो चिल्ड्रन को। अब यहाँ एज पे नहीं पूछा इसने विटामिन ए पे, बट अब बन सकता है ना क्वेश्चन एज पे। तो बट मैंने आपको एज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है कौन सी एज में देते हैं। तो वैसे ही अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास है, आरबीएस के प्रोग्राम कवर्स चिल्ड्रन ऑफ एज। अब एज पूछी है इसने हमको। ठीक है, तो बहुत इजी है इसका आंसर। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये 0 से 18 इसका ये आंसर आएगा। ठीक, एक बार हम एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख देते हैं। बाकी इसके एस्पेक्ट्स को हम समझेंगे। ये है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। तो क्या बता रहा है? आरबीएस के कवर्स चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स। ठीक है, बर्थ टू 18 ईयर्स मीन्स 0 to 18 ईयर्स तक। ये तो आंसर आ गया। बट अब हमको पहले ये पता होना चाहिए कि आरबीएस के प्रोग्राम क्या है, इसकी लॉन्च डेट क्या है, ये किसके अंडर आता है। तो अब हम डिकोड करते हैं आरबीएस के को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम आरबीएस के प्रोग्राम है क्या। क्लियर?
तो सबसे पहले RBSK क्या स्टैंड करता है RBSK, तो ध्यान से समझेंगे, साथ साथ नोट भी करेंगे। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्लियर। अब किस एज ग्रुप को, है तो चिल्ड्रन के लिए, देखो बाल यहाँ पे चिल्ड्रन आ गया। ठीक है, नाम से पता चल रहा है किस एज ग्रुप को कवर करता है, तो 0 से 18, या इसको हम कहेंगे बर्थ से लेकर 18 ईयर्स तक। ठीक है, बर्थ से लेकर 18 ईयर्स तक। अब इसमें ना एक चीज आपको याद रखनी है, लॉन्च डेट के ऊपर अगर मैं बात करूं, कब लॉन्च हुआ था, लॉन्च हुआ ये 2013 में लॉन्च किया गया है इसको। ठीक है, किसके अंडर आएगा, सेम NHM के अंडर, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ये लॉन्च हुआ था। कब हुआ था, 2013 में हुआ था। अब RBSK में ना 4 चीजें देखनी है आपने, 4 चीजों पे फोकस होता है। 4 Ds, आपको इसकी एक ट्रिक याद रखनी है, 4 Ds। ठीक है, RBSK में 4 Ds, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट आ जाता है। अब ये 4 Ds हैं क्या, ये ट्रिक है। 4 Ds, 4 D क्या है, तो पहला D आ जाता है डिफेंस एट बर्थ। ठीक है, डिफेंस एट बर्थ, जो भी वैक्सीनेशन दी जाती है, डिफेंस एट बर्थ, डिफेंस एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे जो डिफेंस देंगे वो। नेक्स्ट आएगा डेफिशिएंसीज पे फोकस किया जाएगा। देखो डेफिशिएंसीज वही, किसी चीज की कमी ना रह जाए जिससे कि बच्चे का इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा ना हो, बच्चा ज्यादा बीमार रह रहा है, वो सारी चीजें RBSK में देखी जाती है। मतलब सीधी बात है, बाल स्वास्थ्य है ना, तो बच्चे की स्वास्थ्य को देखना है यहाँ पे। ठीक है, हेल्थ को देखना है। नेक्स्ट D क्या आ जाता है, नेक्स्ट D आ जाता है डिजीज, डिजीज के ऊपर, डिजीजेस। ठीक है, और लास्ट D क्या आ जाता है, डेवलपमेंटल डिलेज। अब बच्चे में डेवलपमेंटल डिले आते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा जो है वो कितने देर का होगा तो वो चलना स्टार्ट करेगा, वो सारा आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखते हो, चाइल्ड हेल्थ में या पीडियाट्रिक्स में, ग्रोथ एंड हेल्थ में देखते हो ना, तो डेवलपमेंटल डिलेज आते हैं, तो वो भी RBSK प्रोग्राम में ही देखा जाएगा। तो लिखेंगे डेवलपमेंटल डिले। ठीक है, डेवलपमेंटल डिलेज। ठीक है, साथ में इसमें इंक्लूड किया जाएगा डिसेबिलिटीज को भी, चाइल्ड में कोई डिसेबिलिटी हो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो देखो अब क्वेश्चन तो एक ही था RBSK, इसके ऊपर क्या क्या हो गया, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, कब से कब तक बच्चे को देखा जाएगा, 0 से 18 तक, या बर्थ से 18 ईयर्स तक। लॉन्च डेट क्या थी, 2013 थी। किसके अंडर आता है, NHM के अंडर आता है। और इसमें 4 Ds क्या क्या है, डिफेंस एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिजीज और डेवलपमेंटल डिलेज, साथ में डिसेबिलिटी भी इसी में आता है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, JSSK स्कीम। अब देखो JSSK स्कीम में करवा चुका हूं आपको। ठीक है, पीछे हम कर चुके हैं। तो क्या थी इसकी फुल फॉर्म, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, JSSK स्कीम के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, पहले पार्ट में। देखो अगर आपकी बीच बीच में वीडियो देखोगे ना तो उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सीक्वेंस से देखोगे, इसी चैनल में आपने प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में JKSSB का अलग से एक क्या बोलते हैं वो बना हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप सीक्वेंशियल देख सकते हो, लेक्चर 1 लेक्चर 2, अभी तो एक ही लेक्चर है, ये दूसरा है। ऐसे ऐसे करके ही आने वाले दिनों में पहले अल्टरनेट डेज में आएंगे, फिर कुछ देर के बाद कंटिन्यूटी में पूरे ये लेक्चर्स आते रहेंगे, MCQs आते रहेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं जो भी MCQs मैं आपको करवा रहा हूं यहीं से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहीं से सारे सॉल्व होंगे। अब JSSK स्कीम प्रोवाइड फ्री सर्विसेज टू। अब JSSK स्कीम जिसने पढ़ लिया है वो एकदम से आंसर दे देगा, जिसने पहला लेक्चर देखा हुआ है उसको तो एकदम से आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा इसका आंसर है, मैं आपको बता दूं। JSSK जननी शिशु सुरक्षा है तो शिशु भी आ गया, जननी भी आ गया, मतलब मदर भी आ गई, बेबी भी आ गया। तो इतना मैंने बता दिया है, आंसर आपके सामने है। ठीक है, आंसर इसका क्या है, JSSK स्कीम क्या है, JSSK एंश्योर्स फ्री डिलीवरी एंड न्यूबॉर्न केयर। तो फ्री डिलीवरी किसकी होगी, फ्री डिलीवरी बोथ प्रेग्नेंट मदर एंड न्यूबॉर्न। तो C इसका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है। ओनली प्रेग्नेंट वुमेन तो नहीं, ओनली प्रेग्नेंट वुमेन तो नहीं, क्योंकि न्यूबॉर्न भी है। ओनली न्यूबॉर्न तो ये भी नहीं आएगा। ऑल एडल्ट्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, बट अब JSSK के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है वो जाके पहली वीडियो देखो, उसको JSSK क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विलेज हेल्थ रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय। विलेज में हेल्थ रजिस्टर कौन मेंटेन करता है, बहुत ही इजी है। देखो अब एलिमिनेशन मेथड से इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। स्टाफ नर्स क्या विलेज में होती है, अरे तो हॉस्पिटल्स में होती है, तो ये तो नहीं आएगा। उसके बाद आप देखो ANM भी हॉस्पिटल वगैरह में इनका काम है, ये भी नहीं आएगा। या हेल्थ सेंटर में PHC CHC में इसका काम है, ये डायरेक्टली विलेज की बात कर रही है। ठीक है, विलेज का हेल्थ रजिस्टर बहुत ईजी है इसका यार, आशा आंसर है, बहुत ईजी है। ठीक है, मैं आंसर आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन इसका C इसका आंसर आएगा, आशा इसका आंसर है। आशा मेंटेन विलेज लेवल रिकॉर्ड। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आशा के ऊपर ना बहुत सारी चीजें
हमने देख ली थी। आशा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बने भी हैं। इस आशा को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है मैंने अपनी पहली वीडियो में। फर्स्ट पार्ट जब आप एमसीक्यू का देखोगे वहां पे आशा के ऊपर हमने फुल डिटेल में चीजें समझाई हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, डिजीज सर्विलेंस इन विलेज इज मेनली डन बाई, ठीक है। डिजीज सर्विलेंस इन विलेज, विलेज में डिजीज का सर्विलेंस कौन करता है, मेनली डन बाई। अब मुझे बताओ यार, ये भी देखो एलिमिनेशन मेथड लगाया करो। क्या डॉक्टर जाएगा सर्विलेंस करने, ठीक है। डॉक्टर तो अपने क्लिनिक में या अपने पीएचसी में सीएचसी में बैठेगा, वो पेशेंट्स को देखेगा, सर्विलेंस तो नहीं करेगा, तो डॉक्टर तो नहीं आएगा इसका। क्या एएनएम करेगा, ठीक है, एएनएम भी नहीं करता है, ठीक है। फार्मासिस्ट का काम तो दवाई देना है, तो ये भी नहीं आएगा। तो बचता क्या है हमारे पास, बचता हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एमएमपीएसडब्ल्यू करेगा, ठीक है। इजी इसका आंसर है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एमएमपीएसडब्ल्यू प्ले ए की रोल इन सर्विलेंस, तो आपने याद रखना है जब भी सर्विलेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा इसका एमएमपीएसडब्ल्यू आएगा, मेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, इसकी फुल फॉर्म मेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। एएनएम की फुल फॉर्म क्या है, एक्सिलरी मिडवाइफ नर्सिंग, या ठीक है। उसके बाद फार्मासिस्ट का तो काम है दवाई देना, डॉक्टर भी नहीं आएगा, इसका आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रोग्राम हमारे सामने आ जाता है, ये है आरकेएसके। ये शायद मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, अब हम आरकेएसके प्रोग्राम को समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो क्या है, आरकेएसके प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। अब सबसे पहले हमको पता तो हो इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखो मैक्सिमम प्रोग्राम्स में हमको फुल फॉर्म पता होती है, हमको उसका काम पता चल जाता है, क्योंकि पूरा नाम हमको पता होता है, उसी में उसका काम छुपा हुआ है। तो इस प्रोग्राम किसके रिलेटेड है, चिल्ड्रन के है, एल्डर के है, एडोलसेंट हेल्थ के है, या प्रेग्नेंट वुमेन के है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आरकेएसके प्रोग्राम है क्या, तभी जाके हम आंसर पे पहुंचेंगे। मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं, आंसर इसका है एडोलिसेंट हेल्थ, ठीक है। आंसर इसका एडोलिसेंट हेल्थ है, एक्सप्लेनेशन इसके सामने रखता हूं, लेकिन हम आरकेएसके प्रोग्राम को पूरा समझेंगे अभी इसी क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है। आरकेएसके क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। किशोर का मतलब ही क्या हो गया, किशोर का मतलब ये एडोलिसेंट एज होता है, ठीक है, एडोलिसेंट एज, क्लियर। किशोर अवस्था जिसको बोलते हैं, पहले होगी बाल्यावस्था, ठीक है, जो बेबीज में चिल्ड्रन एज आ गई, फिर किशोर अवस्था आ जाती है, एडोलिसेंट एज आती है। तो नाम में ही है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम टारगेटेड एडोलिसेंट, क्लियर। अब हम समझेंगे आरबीएसके की फुल फॉर्म तो आपको पता चल गई, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता चल गया। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स क्या है, तो चलो हम पॉइंट्स को समझते हैं। आरकेएसके, क्लियर। अब इसमें पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट इसमें इसकी लॉन्च डेट हमको पूछता है, वो कब हुआ था लॉन्च, ये 2014 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। किसके अंडर आएगा, ये किसके अंडर आएगा, तो ये भी आएगा एनएचएम के अंडर, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आएगा ये, ठीक है। क्या काम है इसका, तो इंप्रूव करना, किसको इंप्रूव करना, इंप्रूव एडोलिसेंट, इंप्रूव एडोलिसेंट हेल्थ। क्या है एडोलिसेंट एज, तो एडोलिसेंट एज की अगर मैं बात करूं तो 10 से लेकर 19 ईयर्स तक, ये याद रखेंगे आप, 10 to 19 ईयर्स तक, क्लियर। अब फोकस क्या है आरबीएसके का, यहां से क्वेश्चन बनता है, फोकस से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, फोकस से क्वेश्चन बनेगा। क्या है फोकस इसके, तो समझो इसका फोकस है सबसे पहले न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है, एडोलसेंट की न्यूट्रिशन के ऊपर। तभी आपने देखा होगा मिड डे मील स्कीम वगैरह गवर्नमेंट चला रही है, स्कूलों में बच्चों को खाना खिला रही है, ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स के ऊपर या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर इसका फोकस है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर इसका फोकस है। और किस पे फोकस है, बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, ठीक है, बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, जो एडोलेसेंट बच्चा होगा बच्चे की मेंटल हेल्थ पे। और सबस्टांस अब्यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोकस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, सबस्टांस अब्यूज। जो ये बच्चे आजकल नशा वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा नशा मुक्ति के प्रोग्राम अलग अलग चला रही है गवर्नमेंट्स, अब्यूज वो इसी के अंदर आएगा, ठीक है, सबस्टांस अब्यूज, और साथ में इंजरी, ठीक है। तो इंजरीज, तो क्या क्या फोकस थे इसके आरबीएस के प्रोग्राम के, तो देखो एक ही क्वेश्चन था, हमने इसमें समझ लिया कि आरबीएस के प्रोग्राम, आरकेएस के जो प्रोग्राम है, आरकेएस के प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2014 में। अंडर किसके आता है, एनएचएम के अंडर आता है। काम क्या है इसका, तो इंप्रूव करना है एडोलेसेंट की हेल्थ को। एडोलेसेंट एज क्या है, 10 से लेकर 19 ईयर्स तक। फोकस क्या है आरकेएस के प्रोग्राम के, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन देखनी है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखेगा ये एडोलेसेंट की, और मेंटल हेल्थ को देखेगा। साथ में सबस्टांस अब्यूज के ऊपर ये देखेगा, सबस्टांस अब्यूज जो बच्चे आजकल नशे के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसके ऊपर, और इंजरीज पे इसका काम रहेगा। तो जो भी ये नशा मुक्ति केंद्र के जो भी अलग अलग प्रोग्राम आ रहे हैं वो सब किसके अंडर आएंगे, आरकेएस के प्रोग्राम के। और ये आरकेएस के प्रोग्राम खुद किसके अंडर आता है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आता है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री मेडिसिन एंड डायग्नोसिस आर प्रोवाइडेड अंडर। जिस भी स्टूडेंट ने पार्ट 1 वीडियो का देख लिया है वो एकदम आंसर इसका दे देगा, कॉज वहां पे मैंने पॉइंट लिखवाया है कि फ्री मेडिसिन फ्री डायग्नोसिस मिलता है। अब किस में मिलेगा, तो कौन सी स्कीम है वो या कौन सा प्रोग्राम है? तो प्रोवाइडेड अंडर, क्या एनएचएम के अंडर मिलेगा, पीएमजेएवाई के अंडर मिलेगा, जेएसएसके के अंडर मिलेगा या आईसीडीएस के अंदर? मैं आपको बता दूं पीएमजेएवाई स्कीम मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरी एक्सप्लेन की है, जेएसएसके भी मैंने एक्सप्लेन की है, आईसीडीएस भी एक्सप्लेन की है और एनएचएम भी। चारों स्कीम्स चारों प्रोग्राम में फर्स्ट पार्ट में समझा चुका हूं। तो इसका बहुत ही इजी आंसर है, इसका आंसर क्या है? जेएसएसके। अब अगर आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूं तो यार देखो पहला पार्ट देखोगे तभी समझ आएगा, लेकिन चलो फिर भी मैं जेएसएसके को एक बार फिर से बता देता हूं, कॉज जेएसएसके से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार बनते हैं, चाहे वो आपका स्टेट नर्सिंग एग्जाम हो चाहे नेशनल लेवल का एग्जाम हो। जेएसएसके ना फेवरेट टॉपिक हो चुका है, ठीक है। अब समझते हैं जेएसएसके है क्या। तो चलो एक प्रोग्राम में भी आपको बता देता हूं जेएसएसके, ठीक है। सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो फुल फॉर्म इसकी क्या है? जे स्टैंड फॉर जननी। जननी का मतलब क्या हो गया? जन्मदाता, जन्म देने वाली, जननी, ठीक है। जननी शिशु, शिशु मीन्स जो बेबी पैदा हुआ, जननी शिशु दोनों की क्या करनी है हमने? सुरक्षा। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। क्या क्या पूछेगा हमको इसके ऊपर? तो सबसे पहले पूछेगा लॉन्च डेट, या लॉन्च डेट बेसिकली ईयर पूछते हैं। लॉन्च ईयर का क्या है इसका? 2011। किसके अंडर आएगा ये? तो ये किसके अंडर आता है? ये भी आता है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आएगा ये, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आएगा ये। क्या क्या एस्पेक्ट है इसके, क्या क्या मिलेगा इसमें? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फ्री एंड कैशलेस डिलीवरी, ठीक है। फ्री एंड कैशलेस डिलीवरी मिलेगी, ठीक है। अब देखो कैशलेस डिलीवरी या फ्री में क्या मिल रहा है? बेसिकली यहां पे ना ऑपरेट हो या नॉर्मल डिलीवरी हो या कैसी भी डिलीवरी हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। किस किस को मिलेगी? टू प्रेग्नेंट, कैशलेस डिलीवरी टू प्रेग्नेंट वुमेन। और किसको मिलेगी? सिक न्यूबॉर्न। अगर बेबी बीमार भी है तो उसको भी फ्री में सारी हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाएगी। कब तक? अप टू 1 ईयर, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, अप टू 1 ईयर, ठीक है। एक चीज और इसमें अब नेक्स्ट मैं पॉइंट वो लिखवा ही देता हूं, इट एंश्योर फ्री डिलीवरी। अब चाहे वो डिलीवरी नॉर्मल हो या सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, ऑपरेशन जिसको हम ऑपरेशन वाली डिलीवरी भी कहते हैं, तो सी सेक्शन हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मिलेगा? ड्रग जितने भी लगेंगे उस डिलीवरी के दौरान या उस डिलीवरी के बाद वो ड्रग्स फ्री दिए जाएंगे। डॉक्टर डायग्नोज करेगा, ये डायग्नोसिस भी फ्री होगा। उसके बाद हॉस्पिटल में मदर को डाइट दी जाएगी, वो डाइट भी फ्री होगी। और अगर मदर को घर से हॉस्पिटल फैसिलिटी में लाना है या कहीं रेफरल करना है तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी वो भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका एम क्या है, ठीक है। एम क्या है? तो एम है इसका, याद रखना, 0 आउट ऑफ पॉकेट, ठीक है, 0 आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, 0 आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो एम क्या है इसका? 0 आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। कोई भी, अब बेसिकली ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि एमएमआर आईएमआर के ऊपर मैंने बात की थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नवजात बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनमें डेफिशिएंसी की वजह से उनकी डेथ हो रही है। साथ में जो मदर्स हैं उनको प्रॉपर केयर नहीं मिलने की वजह से घरों में डिलीवरी हो रही है तो उनकी डेथ ज्यादा हो रही है, तो एमएमआर को कम करने के लिए, ठीक है। समझ आ गया? तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें हमने काफी सारे एस्पेक्ट देख लिए, ये भी देख लिया। उसके बाद फ्री कैशलेस वगैरह ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आगे बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या है आईएफए? ये आईएफए क्या है? ये बेसिकली आईएफए कुछ नहीं है यार, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट की बात हो रही है, ठीक है। आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट एट सब सेंटर आर गिवन बाय, ये जो टैबलेट्स हैं आयरन और फॉलिक एसिड की, ये सब सेंटर पे कौन देता है, कौन देगा, ठीक है। यहां पे ना सबसे जल्दी आंसर लगाने की जल्दी लगेगी कि यार दवाई का नाम आ रहा है तो फार्मासिस्ट के ऊपर बात हो रही थी, फार्मासिस्ट देगा। तो देखो ये आंसर नहीं है इसका, ठीक है, फार्मासिस्ट यहां पे नहीं देगा। तो कौन देगा ये दवाई? तो ये दवाई एएनएम देता है, ठीक है, एएनएम का काम है ये, ठीक है, एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ का काम है
आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट को प्रोवाइड करना। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लो। अब मैं आईएफए के ऊपर और भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आ चुके हैं ना पहले जीके एसएसबी में, लेकिन अब थोड़ा अगर वो लेवलअप करेंगे तो लेवलअप क्या करेंगे, इसी के इर्द गिर्द का लेवलअप होगा, तो वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो क्या है इसका, देखो एएनएम जो है एएनएम प्रोवाइड करेगी, ठीक है, एएनएम डिस्ट्रीब्यूट करेगी आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स को, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ आईएफए क्या है। तो ये आईएफए जो है, आईएफए ये कुछ नहीं, ये क्या है, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट, ठीक है, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट कौन देगा, तो गिवन बाय एएनएम, ठीक है। किसके अंडर आता है, ये एनएचएम के अंडर आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो भी ये प्रोग्राम है किसके अंडर आएगा, ये एनएचएम के अंडर आएगा। किसको टारगेट किया जाएगा इसमें, तो टारगेट की अगर हम बात करें तो इसमें टारगेट प्रेग्नेंट वुमेन को किया जाता है। कितना देते हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन को डोजेज की अगर हम बात करें तो 30 mg आयरन देंगे प्लस 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। डोजेज के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। लास्ट टाइम रेलवे में ये क्वेश्चन आया था तो डोजेज के ऊपर पूछा गया था, ठीक है। तो 30 mg आयरन देंगे और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देंगे। किसको, प्रेग्नेंट वुमेन को। तो सर क्या ये प्रेग्नेंट वुमेन देंगे, क्या चिल्ड्रन को देते हैं, तो हाँ। चाइल्ड की अगर मैं बात करूं तो चाइल्ड में क्या है, चिल्ड्रन की अगर हम बात करें 6 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक, ठीक है। 6 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक क्या देंगे इसको हम, तो इसको हम 20 mg आयरन देते हैं, ठीक है, 20 mg आयरन। अब ये टैबलेट भी हो सकती है या ज़्यादातर सिरप से रिकमेंड किए जाते हैं, तो ठीक है, टैबलेट भी है और सिरप भी है। अब ये आयरन और फॉलिक एसिड क्यों दिया जाता है, आपने देखा होगा एंटी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह वो सारी चीज़ें ऑप्शन गाइनी में आप पढ़ते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड देना पड़ता है, नहीं तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है बेबी में, ठीक है। उस बहुत सारी चीज़ें हैं, अब यहाँ पे एक ही में हम सारी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जब हम उन चीज़ों पर, जब ऑप्शन गाइनी के टॉपिक्स के क्वेश्चन में कराऊंगा वहाँ पर वो सारी चीज़ें रिलेट होंगी, बट अभी जहाँ जिस तरह से क्वेश्चन बन सकता है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। टारगेट क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन टारगेट है। कितना देंगे इसको हम, 30 mg आयरन देंगे और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देंगे। चिल्ड्रन को 5 से लेकर 6 ईयर तक क्या देंगे, 20 mg आयरन देंगे टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इन J&K इज, ठीक है। अब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो J&K में क्या है, तो ये सीधी बात है यार, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए टीबी के ऊपर, ये तो क्रैमिंग वाली चीजें हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ फुल फॉर्म क्या थी इसकी। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP, ठीक है, NTEP, ठीक है, सी, ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, NTEP। क्लियर। अब ये तो हमको पता चल गया कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में ये, लेकिन ये NACP है क्या। अब देखो यहाँ पे हमको कितने प्रोग्राम पढ़ने को मिल गए, NAP पढ़ने को मिल जाएगा, NVB, DCP पढ़ने को मिल जाएगा, IDSD क्या है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर अगर मैं आपको बताऊँ, ये तो पता है आपको आंसर है, बट इन चीज़ों से क्या क्वेश्चन नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। तो ये चीज़ें भी हम साथ में एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन हम एक ही देख रहे हैं, मतलब एमसीक्यू, एक एमसीक्यू में मैं आपको कम से कम 7 से 8 एमसीक्यूज आने वाले बता देता हूं, ठीक है। इसीलिए एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको यहाँ पे टाइम की चिंता नहीं करनी है, ना ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। आप देखो कि आपके कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा क्लियर हो रहे हैं। वो बेसिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, खासकर जीके एसएसबी में। अब समझते हैं हम सबसे पहले एक प्रोग्राम हमारे सामने क्या है, NACP, NCAP या NACP, ठीक है, NACP। क्या है ये NACP, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के ऊपर हम बात करेंगे। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि हाँ ये एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 1987 में। कब लॉन्च हुआ था, 1987 में। क्या काम, क्या इसका, क्या एस्पेक्ट इसका, ये प्रोवाइड करेगा टेस्टिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, जो टेस्ट होंगे, जो ट्रीटमेंट होगा, और अवेयरनेस के बारे में। तो सबसे पहले टेस्टिंग इसी में आ जाएगी, ट्रीटमेंट भी आएगा, और अवेयरनेस एड्स के ऊपर जो अवेयरनेस फैलानी है वो भी इसी प्रोग्राम में आ जाता है। तो NACP प्रोग्राम एक हमको प्रोग्राम क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या था, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या थी, तो नेक्स्ट हमारे पास था NVBDCP। क्या है ये, तो चलो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जैसे जैसे समझोगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी। फुल फॉर्म में ही सारी चीजें छुपी है, पूरे नाम में ही, ठीक है। तो क्या है ये, नेशनल वेक्टर
नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। अब जो वेक्टर के थ्रू बीमारियां फैलाई जा रही है ना, उनको कंट्रोल करने का ये प्रोग्राम है, ठीक है। अब कौन कौन से वेक्टर बॉर्न डिजीज है हमारे पास, तो समझेंगे हम उसको। जैसे मलेरिया आ जाता है इसके अंदर। अब देखो मलेरिया आएगा, डेंगू आएगा, चिकनगुनिया आएगा, उसके बाद फिलेरिया और काला आजार, इतने लिख लेते हैं। अब देखो आपको सारी बातें इंटरेस्ट पे हैं। अब आपको यहां पे पता सारे कितने ज्यादा क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। आपको अगर और इंटरेस्ट है तो आप देखो मलेरिया जो है किस वेक्टर से फैलता है और कौन फैला रहा है, डेंगू चिकनगुनिया कौन फैला रहा है, ठीक है, फिलेरिया काला आजार, इनके पॉजिटिव एजेंट्स को पढ़ो, वहीं से तो क्वेश्चन बनता है। एक ही क्वेश्चन में जब आप डेप्थ में जाओगे तो वहीं से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस बनेंगे। तो इनको गूगल करके देखो और आप कमेंट करो, ठीक है। कमेंट में आप बताइए कि मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है, डेंगू का क्या है, चिकनगुनिया का क्या है, फिलेरिया का क्या है, काला आजार का क्या है। तो एक तो आपको इन्फॉर्मेशन खुद को पता चल जाएगी और साथ में आपके फ्रेंड्स को भी पता चल जाएगी। और जब आप इन सारी चीजों को टाइप करोगे तो आपको मेमोराइज भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो फायदा ही फायदा है, क्लियर। अब ये जो NVBDCP प्रोग्राम है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इसका मेन काम है क्या, तो मेन काम वही आ जाएगा यार, ठीक है। मेन काम क्या आता है इन सारे प्रोग्राम्स का, क्या है, डिजीज के रिलेटेड जो प्रोग्राम है इनका काम ही है सर्विलेंस करना और अर्ली ट्रीटमेंट करना। तो ठीक है, लिख लेंगे सर्विलेंस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। सबसे पहले सर्विलेंस करेंगे, देखेंगे और उसका अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे ताकि कॉम्प्लिकेशन को कम किया जाए, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या था अब हमारे सामने, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट है IDSP है क्या, तो फुल फॉर्म से ही सारी चीजें हमको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले फुल फॉर्म। अब देखो यार, मैं एक चीज आपको बताऊं, मैं चाहता तो यहां पे डायरेक्टली इसका आंसर बता के, ठीक है, ये इसका आंसर था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, और आगे बढ़ता है जैसे कि सारी MCQ सीरीज अभी तक मैं देख रहा हूं इस तरह की। बट क्वेश्चन फायदा क्या है, उसको आपको रट्टा मारना है क्या। जो NACP है, NVBDCP है, IDSP है, इनके बारे में जब पता ही नहीं, अब यहां से अगर क्वेश्चन बना, यहां से क्वेश्चन बना, यहां से क्वेश्चन बना, काम खत्म हो गया। अब कहते हैं कि प्रीवियस ईयर आते हैं, ठीक है, पुराने सालों के पेपर आप देखोगे सब कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर आ रहे हैं, बट एज इट इज थोड़ी ना उठ के प्रीवियस ईयर आएगा। उस प्रीवियस ईयर के जो बाकी ऑप्शंस हैं वो अपने आप में एक एक टॉपिक्स हैं, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो हमको सारी चीजें डिकोड करनी है, क्लियर। तो चलो अब इसको हम समझते हैं पहले IDSP को। IDSP है क्या, तो फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, नाम से पता चल रहा है डिजीज का सर्विलेंस हो रहा है इसमें, ठीक है। डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम क्या काम है इसके, क्या एस्पेक्ट हैं इसके, तो याद रखना, ये मॉनिटर करेगा, मॉनिटर एपिडेमिक प्रोन डिजीजेस इन रियल टाइम। रियल टाइम में मॉनिटर करेगा जो एपिडेमिक एरिया होगा, ठीक है। इट एनेबल अर्ली डिटेक्शन, इससे हमको अर्ली डिटेक्शन के बारे में पता चलेगा और हम आउटब्रेक के ऊपर रेस्पॉन्स कर पाएंगे। आउटब्रेक रेस्पॉन्स, क्लियर, आउटब्रेक रेस्पॉन्स, ठीक है। अब जो हमारा मेन ऑप्शन जो हमने सेलेक्ट किया है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसके ऊपर कुछ और पॉइंट आ सकते हैं क्या एग्जाम में, हाँ आ सकते हैं बिल्कुल। तो देखते हैं अब एक और प्रोग्राम जो था, देखो अब एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। NTEP इसी तरह से अगर आप करोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप कोई भी MCQ लगाते हो ना, खुद से अगर कोई MCQ लगा रहे हो, उसको इस तरह से मत करो कि एक MCQ और आगे बढ़ गया आंसर पता चल गया, नहीं, उसके रिलेटेड जो उसके ऑप्शंस है ना, उनको भी आपने ध्यान से देखना है, तभी जाके आपकी जो तैयारी होगी वो बेहतरीन होगी और आपकी सिलेक्शन ईजिली हो जाएगी, ठीक है। तो समझते हैं अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम को, NTEP को। क्या फुल फॉर्म है इसकी, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है। जो बैकग्राउंड में नॉइज है उसको आपने इग्नोर करना है, कॉज मैं घर पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी चिल्लम चिल्ली तो चलती रहेगी, बट आपको कंटेंट से मतलब है, बैकग्राउंड नॉइज से नहीं, ठीक है। तो क्या है इसमें, फ्री डायग्नोसिस होगा, ठीक है। फ्री डायग्नोसिस
फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो वही चीज है यार, डायग्नोस फ्री में करेंगे, ट्रीटमेंट फ्री में करेंगे। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन आ जाता है कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी तो दिखाओ, डॉट्स लगवाते हैं इसमें, वो सारी चीजें। तो गवर्नमेंट कितनी अवेयरनेस फैला रही है, तो लोगों को चाहिए कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज का पूरी तरह से फायदा लें। तो फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और साथ में क्या फोकस है इसका, फोकस ऑन एक्टिव केस। जो एक्टिव केस है ना, ठीक है, उनको डिटेक्ट करना, फोकस ऑन एक्टिव केस डिटेक्शन। साथ में उनको डॉट्स लगवाना, ठीक है, डॉट्स थेरेपी देना। अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि टीबी में जो ट्यूबरक्लोसिस है उसमें क्या है, डॉट्स थेरेपी दी जाती है पेशेंट को, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर? तो डॉट्स थेरेपी एंड अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेडिकल में। अवेयरनेस होगी तभी जाके लोग उसका फायदा देखिए। जैसे कोविड आया था, कोविड में आपने देखा कि कितनी अवेयरनेस वैक्सीनेशन को लेके, एसओपीज के ऊपर लेके, है ना, वो क्या बोलते हैं, दूरी है जरूरी, और वो सब स्लोगन्स जो निकले थे, है ना, 1 हाथ की दूरी, है ना, डिस्टेंस, और वो सैनिटाइज करना, चीजों को सैनिटाइज करो, हाथों को सैनिटाइज करो, क्वारंटीन, इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस से ही तो लोगों को पता चला था, तभी जाके तो हम कोविड से लड़ पाए थे और कोविड को ओवरकम कर पाए थे। क्लियर? नेक्स्ट इसमें एम क्या है इसका, तो एम पे क्वेश्चन आ सकता है। एमिंग टू, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं इसको। एमिंग टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025 to 30। तो हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम टीबी एलिमिनेट कर दें, इंडिया से टीबी मुक्त भारत बनाएं। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन था एक, ठीक है, सिंपल सा इसका आंसर था नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, बट हमने इसमें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को भी थोड़ा सा देख लिया, ठीक है, उसके बाद नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को भी देख लिया, साथ में हमने इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के भी कुछ पॉइंट्स को देख लिया, और साथ साथ में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हमने साथ में देख लिया। तो क्वेश्चन एक ही था, इसमें कितने सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को हमने इसमें समझा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर साल। इसका श्योर शॉट है, गारंटीड है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट रूल फॉलोड इन जम्मू एंड कश्मीर आर ऑफ ईयर, कौन से ईयर में? तो देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट वगैरह वो तो क्या ही बताऊं, तो सीधा याद रखो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 को हम फॉलो करते हैं। क्लियर? याद रखना डेट इसकी 2016। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या है, 2016 इसका आंसर है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर अगर मुझे बताने हो तो मैं क्या क्या बताऊंगा, तो देखो समझो। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, शॉर्टकट में हम इसको लिखते हैं BMW, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। कौन नोटिफाई करेगा इसमें? नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये मिनिस्ट्री इसको नोटिफाई करती है। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और क्या पॉइंट आएंगे इसमें, और भी क्या कुछ पॉइंट आएंगे, तो बिल्कुल ये अप्लाई कहां होगा, अप्लाई टू ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल हो गए, कौन कौन है हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो सबसे पहले हॉस्पिटल, और कहां पे, क्लिनिक्स में, जो आपके क्लिनिक्स आ जाते हैं, लैब्स में, ठीक है, जो टेस्टिंग लैब्स हो गई, स्पेशली ब्लड बैंक्स में, यहां सब जगहों पे एटसेट्रा कर देता हूं, यहां सब जगहों पे इसको नोटिफाई किया जाएगा, यहां पे अप्लाई किया जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को, ठीक है। फोकस क्या है इसका, तो आगे समझते हैं, फोकस के ऊपर बात करते हैं इसके, तो लिखेंगे साथ साथ फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, सेग्रीगेट कर रहे हैं हम, ठीक है, याद रखना सेग्रीगेशन में। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे मैं एक टॉपिक ही बना दूंगा, उसकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सेग्रीगेट करना देखा होगा आपने, जब हॉस्पिटल में ड्यूटी दी होगी ना, वहां पे आपने देखे होंगे डस्टबिन अलग अलग कलर के, व्हाइट, रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट में ये डालो, आपको वहां पहले दिन जब आप गए होंगे वहां पे समझाया होगा, सिस्टर जी ने आपको बताया होगा, या जो आपके नर्सिंग ऑफिसर आपके सीनियर्स होंगे उन्होंने आपको बताया होगा, रेड वाले में ये डालना है, येलो वाले में एनाटॉमिकल वेस्ट वगैरह डालने हैं, ब्लैक वाले में जनरल वेस्ट है वो डालना है, ठीक है, प्लास्टिक वाला इधर डालो, ये इधर डालो, तो वो सेग्रीगेट करना, ठीक है, अलग अलग करना, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें क्या होती है, रिसाइकिल भी
करनी होती है, और साथ में आपको पता है हॉस्पिटल में क्या है, इन्फेक्टेड चीजें होंगी, कंटेमिनेटेड चीजें होंगी, जिससे कि एकदम से स्प्रेड हो जाएगी बीमारी, कोई भी होगी वो फैलना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सेग्रीगेशन आ गया, फिर कलेक्शन आ गया, कलेक्ट करना, ठीक है, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, और उसके बाद ट्रीटमेंट। वही बात, इसको ट्रीट करना, ठीक है, रिसाइकल करना, या इसको पहले ट्रीट करते हैं। आपको क्या लगता है जो हॉस्पिटल में आप वेस्ट इकट्ठा कर रहे हो उस वेस्ट को उठा के सीधा फेंक देंगे, जैसे आप घरों में गंद उठा के सुबह गाड़ी आ रही है स्वच्छ भारत का इरादा और उसमें डाल रहे हो, वैसे नहीं होता। वहां पे बाकायदा प्लांट लगे होते हैं, फिल्टर प्लांट्स लगे होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज किया जाएगा, पहले उसकी टॉक्सिसिटी को कम किया जाएगा उन प्लांट से, फिर जाके उनको फेंका जाता है या कुछ को रिसाइकल किया जाता है, तो उसी को हम ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन एंड, किसको ट्रीट करेंगे, इन्फेक्शन एंड एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल हैजर्ड, जो एनवायरमेंट को हैजर्ड होने वाला है उसको भी ट्रीट करेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर हो गया यहां तक। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, फर्स्ट रेफरल यूनिट फॉर विलेज इन J&K इज, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं पार्ट 1 में, तो जिन्होंने पार्ट 1 देखा है वो इसका आंसर दीजिए। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, इसका आंसर आप कमेंट में कर दीजिए, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है या जिनको पता है वो कमेंट में जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। क्लियर, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, और भी आगे क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक हमारा एक पार्ट आ चुका है जिसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2, क्लियर, प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे, सेम यूट्यूब में जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे वहां पे आपको पार्ट 1 भी मिल जाएगा और इसी का पार्ट 2 भी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे ही अब ऑल्टरनेट डेज में पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे कर करके वीडियोस आती जाएंगी। तो जितना हो सके इन वीडियोस को आपने शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट भी करना है, अपने इंपॉर्टेंट कमेंट्स आपने देने हैं। जो भी आपको क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम है इसके रिलेटेड, आप कमेंट कीजिए, आपको जरूर आपका आंसर मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा, विद इन 24 आवर्स आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी MCQ प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। JK SSB इस बार हमने क्लियर करना ही करना है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये क्वेश्चंस जो मैं अभी स्लाइड्स आपको दिख रही हैं, यहाँ पे तो ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करवा पा रहे, कॉज वही रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ। हम ना ये ऐसे ही क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने व्हाट्सएप चैनल पे करवाते हैं। अब यही व्हाट्सएप चैनल आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको सिंपली हमारे इंस्टाग्राम पे चले जाना है। इंस्टाग्राम पे सेम PNW पैरामेडिक्स एंड नर्सिंग वर्ल्ड जब आप डालोगे, वहां पे जो हमारा लोगो है चैनल का, वो लोगो आ जाएगा। उसी लोगो पे आपने क्या करना है, चैनल को फॉलो करना है, और उसी इंस्टाग्राम चैनल पे हमको मैसेज करना है, DM करना है कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। वहां पे हम आपको व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाओगे। और वहां पे रोज MCQ सेशंस और साथ में बहुत सारी PDF, आने वाले टाइम में हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, वो टेस्ट सीरीज भी वहीं पे मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा इस चीज का। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड होंगी, और आपका जो नंबर वगैरह वो सारी उस चैनल पे प्राइवेट रहेगा, किसी के सामने भी वो नहीं डिस्क्लोज होगा, इवन हम भी नहीं देख पाएंगे कि किन्होंने ज्वाइन किया है। तो आप बेफिक्र होकर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो और अपनी जर्नी को स्मूथ बनाओ, रोज पढ़ते रहो लगातार, इसी तरह से क्वेश्चन करते रहो, जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट